नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 29 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम हिस्ट्री का जो है पेपर फर्स्ट जो है डिस्कस करेंगे और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक दोस्तों आज हम क्वेश्चन देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें कुरान की प्रति रखने की अनुमति दी। तो कौन सा शासक था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जिसने अपनी सेना में दोस्तों मुसलमानों को भर्ती किया था? ऑप्शन देखिए, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का शासक दोस्तों देवराय द्वितीय, जिसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें कुरान की प्रति जो है रखने की अनुमति दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसने अपने सिंहासन के सामने कुरान रखने की भी व्यवस्था की थी दोस्तों, ताकि मुस्लिम जो सैनिक है उसे सम्मान दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। ये भी आपका विजयनगर साम्राज्य से आपका क्वेश्चन है। तो 72 का आंसर करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में सोने के सबसे छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था? चलिए आंसर कीजिए, वराह, फणम, तार या फिर गद्यान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 72 का आपको आंसर करना है। विजयनगर साम्राज्य में सोने के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? फणम। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में आपको सोने का सबसे छोटे सिक्के का नाम पूछा है कि सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते थे। ठीक है, तो सबसे छोटे सिक्के को कहते थे फणम और सबसे बड़े सिक्के को कहते थे वराह। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा सिक्का था। ठीक है, ठीक है, सबसे 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 बड़े सिक्के को क्या कहते थे? वराह, और छोटे सिक्के को कहते थे फणम। दोनों याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसके बाद ही दोस्तों आप आंसर लगाएं इसमें। देखिए 73 का आंसर करना है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण कहा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिमुख, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का? किस सातवाहन शासक ने स्वयं को क्या कहा था? स्वयं को एक ब्राह्मण कहा था दोस्तों। मैंने आपको बताया है सातवाहन वंश आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्या कहा है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा है, यानी कि एक ब्राह्मण कहा है इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है नासिक प्रशस्ति से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? नासिक प्रशस्ति से इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है दोस्तों, ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, इसकी तुलना दोस्तों परशुराम से की जाती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना जो है किससे की जाती है? तुलना की जाती है इसकी परशुराम से। ठीक है, परशुराम आपको पूछ लिया जाएगा सातवाहन वंश के किस शासक की तुलना परशुराम से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनको दोस्तों परशुराम किसने कहा, ये तुलना किसने की, ये याद रखेंगे। इनकी जो माता जी थी गौतमी बलश्री। ठीक है, ये तुलना जो है अब ये तुलना जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो है परशुराम से किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे इनकी माता जी गौतमी बलश्री। ठीक है, गौतमी बलश्री। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। 74 का आंसर करेंगे दोस्तों। 74 है, मुगल प्रशासन में कारखानों की देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन देखिए, मीर आतिश, मीर सामा, मीर बहर या फिर मुस्तफ़ी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है मुगल प्रशासन में कारखानों की देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर ए सामा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मीर ए सामा। ठीक है, कारखाने की देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी था दोस्तों मुगल प्रशासन में। ठीक है, यह पद जो है दोस्तों वजीर यानी कि दीवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था इस पद को, क्योंकि यह बादशाह के घरेलू मामलों और शाही आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्रबंधन करता था। यानी कि जो मीर समा जो पद था दोस्तों, जो ये अधिकारी था, इसका काम क्या था? इसका काम था बादशाह के घरेलू मामलों और शाही आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्रबंध करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में आपने आंसर करना है दोस्तों, शिल्पाधिकारम किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले कराया है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर आपको बताना है ये किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? संस्कृत का, पाली का, तमिल का या फिर कन्नड़ का? चलिए आंसर कीजिए। शिल्पाधिकारम आप सभी ने पढ़ा है, ये किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो क्या हो जाएगा 75 का आंसर करेंगे दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तमिल भाषा का प्रथम और प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों शिल्पाधिकारम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि शिल्पाधिकारम की रचना जो है इसकी किसने की, इसकी रचना। ठीक है, इसकी रचना की थी दोस्तों आदिगल ने। ठीक है, किसने की थी इसकी रचना? आदिगल, ध्यान रखेंगे आदिगल। ठीक है, कब की थी? तो याद रखेंगे लगभग दूसरी शताब्दी में। ठीक है, दूसरी शताब्दी में की थी। जैसे आपका संगम काल के बाद, संगम काल आपने पढ़ा है, तो संगम काल के बाद जो है इसकी रचना की गई थी दोस्तों शिल्पाधिकारम की। ये क्या है? ये तमिल का जो है क्या है, प्रथम महाकाव्य है। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो शिल्पाधिकारम याद रखेंगे इसको। ठीक है, यह ग्रंथ दोस्तों तत्कालीन तमिल समाज था उसके बारे में संगीत, नृत्य और व्यापार की जानकारी का एक अनमोल स्रोत है दोस्तों शिल्पाधिकारम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 का। सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर कीजिए। आपको पूछा है सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ एक विभाग था दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? दीवान ए वकूफ विभाग, इसकी स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें,
तो यहाँ पर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सल्तनत काल में दीवान वकूफ़ विभाग की स्थापना किसने की, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 76 का। अब जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी कौन थे दोस्तों, आप जानती हैं ये संस्थापक थे दोस्तों खिलजी वंश के। ठीक है, क्या थे, संस्थापक थे खिलजी वंश के। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दीवानी वकूफ़ विभाग जो है आपको ध्यान में रखना है। दीवानी वकूफ़ विभाग की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था दोस्तों वो क्या था, व्यय के कागजातों की जांच करना और हिसाब किताब रखना। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हिसाब किताब है उसको रखना जो है, उसकी जांच करना, इसका प्रमुख जो है क्या था, प्रमुख कार्य था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आपने ध्यान से जो है अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर करेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। चलिए, ये तो क्वेश्चन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 ऋग्वेद में प्रयुक्त जो है अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, यहाँ पर अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। ठीक है, न मारे जाने योग्य। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसका अर्थ है दोस्तों न मारे जाने योग्य। और ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों आप जानती हैं गाय जो है आर्थिक समृद्धि का मानक थी। ठीक है, जिसके पास जितनी गायें होती थी दोस्तों वह उतना धनी माना जाता था ऋग्वैदिक समाज में, आप सभी ने पढ़ा है। और गाय की हत्या करना या उसे घायल करना जो है एक दंडनीय अपराध था दोस्तों ऋग्वैदिक समाज में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको जो है मौर्यकालीन गुप्तचर यहाँ पर दिए हैं और सामने जो है आपको सही जो है इनको करना है। ठीक है, सही कूट जो है आपको बताना है 78 में। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर आपको बताना है सही कूट, आपको बताना है दोस्तों मौर्यकालीन गुप्तचर यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहला जो संस्था है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्था जो है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा संस्था का, ये दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले थे दोस्तों, ये भी आपके क्या थे, गुप्तचर थे। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले थे। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका संचरा। संचरा भी दोस्तों एक गुप्तचर था। ठीक है, इसका क्या काम था, ये दोस्तों एक ही स्थान पर टिक कर काम करने वाले थे दोस्तों। जो संचरा जो गुप्तचर थे ये क्या करते थे, एक ही स्थान पर टिक कर जो है काम करते थे। तीसरा है दोस्तों आपका तीक्ष्ण, ये भी आपका गुप्तचर है तीक्ष्ण। ये एक जो थे दोस्तों सूरवीर गुप्तचर थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी का तीसरा हो जाएगा। और डी का जो है रसद भी एक गुप्तचर था दोस्तों, जिसका काम था ये क्रूर स्वभाव वाले थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये जो चारों हैं दोस्तों ये गुप्तचर संस्थाएं हैं दोस्तों मौर्यकाल की। तो ये चारों आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सही कूट क्या हो जाएगा, इसका सही कूट हो जाएगा 2 1 3 4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये मौर्यकालीन गुप्तचर संस्थाएं दी हैं। जैसा आपका संस्था है दोस्तों, संस्था ये वो गुप्तचर थे जो एक स्थान पर वेश बदल कर रहते थे और सूचना एकत्र करते थे। ठीक है, उसी प्रकार संचरा की बात करें तो संचरा दोस्तों ये भ्रमणशील जो है, यानी कि जो घूमने वाले जो है गुप्तचर थे संचरा। ठीक है, भ्रमणशील, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर जानकारी जुटाते थे। उसके बाद तीक्ष्ण की बात करें, तीक्ष्ण या रसद, तो ये सूरवीर होते थे दोस्तों जो जोखिम भरे कार्य करते थे। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ये चारों संस्थाएं आपको ध्यान में रखना है, कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
अगर गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो इसका जो हमें विवरण मिलता है, कहाँ मिलता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, जो गुप्तचर व्यवस्था है इसका विवरण जो है हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था का जो विवरण है, ठीक है, विवरण यह हमें कहाँ से मिलता है अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। ठीक है, कहाँ मिलता है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ध्यान रखेंगे गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी साथ में आप ध्यान रखेंगे और बाकी ये चारों जो है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 का आंसर करेंगे दोस्तों। 79 है, विजयनगर साम्राज्य में कौवा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। चलिए आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य भी आपने देखना है दोस्तों अच्छे से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कौवा शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था। एक विशेष प्रकार के तांबे के सिक्के के लिए, स्थानीय पुलिस अधिकारी के लिए, गुप्तचर के लिए, या फिर एक पक्षी के लिए। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य में कौवा शब्द जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौवा शब्द जो है स्थानीय पुलिस अधिकारी के लिए जो है प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय पुलिस अधिकारी के लिए जो है प्रयुक्त होता था दोस्तों कौवा शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौवा या काकल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सॉरी कावल, ठीक है, या कावलगार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, आप सभी ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य में कावल, ध्यान रखेंगे कावल, ठीक है, कावल या कावलगार, या कावलगार, ठीक है, कावलगार। ध्यान रखेंगे कावल या कावलगार शब्द जो है जो स्थानीय पुलिस अधिकारी या चौकीदार के लिए प्रयुक्त किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दोस्तों किसकी थी, इन्हीं अधिकारियों की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपने आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात यानी कि आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा यहाँ पर घुमा के आपको पूछा है। ठीक है, आपको बताना है सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। कौन था यहाँ पर जो कृषि पर जो है गहरी दिलचस्पी लेता था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसने अनाज पर जकात यानी कि आयात कर खत्म कर दिया। कौन था जिसने जकात खत्म किया था। ठीक है, और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल में प्रचलित रहा। कौन था वो सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आप सभी ने आंसर कर लिया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर लोदी। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। याद रखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था दोस्तों सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने दोस्तों कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है क्या किया था, अनाज पर जो है जकात यानी कि जो आयात कर था अनाज पर, उसको हटा दिया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जकात कर को किसने हटाया था। ठीक है, जकात कर को जो है किसने हटाया था। ठीक है, किसने हटाया था जकात कर को, सिकंदर लोदी ने जो है इसको हटाया था। और भूमि मापन का एक नया मानक लागू किया था इन्होंने। कौन सा मापन इकाई जो है, इन्होंने मापन इकाई की शुरुआत की थी, तो आप सभी जानते हैं इन्होंने जो है गज ए सिकंदरी नामक भूमि मापन इकाई की शुरुआत की थी। ठीक है, गज ए सिकंदरी। ठीक है, सिकंदरी आपको पूछ लिया जाएगा, गज ए सिकंदरी जो है क्या है,
दोस्तों ये क्या है, भूमि मापन की इकाई है। इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे सिकंदर लोदी ने सबसे पहले जो है क्या किया, अनाज पर जो ज़कात कर था उसको हटाया और उसके बाद जो है अपना एक जो है मानक जो है अपना एक भूमि मापन जो इकाई है उसकी शुरुआत की, जिसे हम गजे सिकंदरी नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी आप सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिकंदर लोदी जो है एक विद्वान शासक था दोस्तों, जिसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुलरुखी, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो ध्यान रखेंगे सिकंदर लोदी लिखता था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो यहाँ पर सिकंदर लोदी से सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 का आंसर करेंगे। 81 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कौन था दोस्तों, गुप्त शासक बताना है आपने। ठीक है, कौन गुप्त शासक था जिसने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। कौन सा गुप्त शासक था जिसने जो है व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे। तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर राजा को जो है धनुष बाण से बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, इसीलिए व्याघ्र हनन जो है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, व्याघ्र से आप समझ जाएंगे। ठीक है, व्याघ्र यानी कि बाघ। ठीक है, तो इससे आपको दिमाग में रखना है इसको, क्योंकि जो व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के जारी किए थे वो समुद्रगुप्त ने किए थे। ठीक है, और दोस्तों इन सिक्कों पर जो है राजा को क्या किया गया है, धनुष बाण से बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर करेंगे 82 का। आपको आंसर करना है चोल काल में उर के सदस्यों को क्या कहा जाता था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का। आपको आंसर करना है चोल काल में, ये मैंने कई बार आपको बता रखा है क्वेश्चन। ठीक है, उर के सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाट्यार होगा या आलूंगड़म होगा, वारियर होगा या फिर पेरूमक्कल होगा। चलिए आंसर कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का, फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चोल काल में जो उर थे दोस्तों, उर जो है दोस्तों ये किसको कहा जाता था बताइए, यह सभा के सदस्यों को कहते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया है देखिए, यह सभा के सदस्यों को कहते थे। उर के सदस्यों को साधारणतः ग्रामीण कहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है पेरूमक्कल, तो पेरूमक्कल जो है ये आपका जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नोट या सभा के सदस्यों को कहते थे पेरूमक्कल और उर के सदस्यों को कहते थे ग्रामीण। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, और उर के सामान्य सदस्यों को उरार भी कहते थे, मैंने आपको बताया था क्या कहते थे, उरार। ठीक है, जो आपका ये नाट्यगार सॉरी नाट्यार थे, नाट्यार। नाट्यार दोस्तों ये क्या थे, ये जिला जिला सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, विक्रम संवत का एक अन्य नाम क्या था जो अभिलेखों में मिलता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। विक्रम संवत का आपको एक अन्य नाम पूछा है, तो विक्रम संवत का एक अन्य नाम क्या था जो हमें जो है अभिलेखों में जिसका नाम हमें मिलता है। ऑप्शन देखिए, शक संवत,
कृत संवत या मालव संवत, गुप्त संवत या फिर हर्ष संवत। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। 83 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम संवत का आपको क्या बताना है, एक अन्य नाम बताना है जिसका विवरण हमें जो है अभिलेखों में मिलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 83 का राइट आंसर। विक्रम संवत आप जानती हैं 57 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों विक्रम संवत का अन्य नाम अभिलेखों में क्या है। तो अन्य नाम जो है दोस्तों अभिलेखों में इसको कृत संवत कहा गया है और मालव संवत कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कभी ऑप्शन में आपको जो है विक्रम संवत ना देके कृत संवत या फिर मालव संवत आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है विक्रम संवत को जो है कृत संवत भी कहते हैं और मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आपने आंसर करना है मुद्रा शास्त्र के अनुसार लेख युक्त और सोने के सिक्के पहली बार किसने चलाए थे। ठीक है, लेख युक्त और सोने के सिक्के सबसे पहले आप जानती हैं किसने चलाए थे सोने के सिक्के। यवन, हिंद यवन, मौर्य, कुषाण या फिर गुप्त। चलिए आंसर कीजिए। सबसे पहले आपको पूछा गया है, ठीक है, पहली बार जो है किसने जो है लेखयुक्त सोने के सिक्के चलाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का। तो आप सभी जानते हैं मुद्रा शास्त्र के अनुसार भारत में पहली बार जो है लेखयुक्त और सोने के सिक्के जो है किसने चलाए थे, हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, किसने चलाए थे, हिंद यवन शासकों ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। हिंद यवन शासकों ने चलाए थे दोस्तों। इससे पहले जो प्रचलित सिक्के थे, यानी कि इससे पहले जो प्रचलित सिक्के थे कौन से सिक्के थे, आहत सिक्के। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के क्या थे, आहत सिक्के पर कोई लेख या तिथि नहीं होती थी दोस्तों। ठीक है, ये आहत सिक्के जो हैं इसमें लेख तिथि नहीं होती थी, केवल क्या होते थे, केवल इसमें चिन्ह होते थे। ठीक है, क्या होते थे, ओनली चिन्ह इसमें होते थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र के अनुसार भारत में पहली बार जो लेखयुक्त और सोने के सिक्के चलाए गए थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, हिंद यवन शासकों द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, इनसे पहले भी दोस्तों सिक्के चले थे। ठीक है, हिंद यवन शासकों ने जो सिक्के चलाए थे उससे पहले भी सिक्के चले थे जिनको हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, आहत सिक्के पर कोई लेख या तिथि नहीं होती थी, केवल क्या होते थे, इसमें चिन्ह होते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, अशोक की किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख बताने हैं दोस्तों, कौन अशोक के किस शिलालेख में जो है पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, प्रथम, द्वितीय, पांचवा और 13वां। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 85 का। अशोक के द्वितीय शिलालेख में दोस्तों हमें पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये मैंने बताया था ना, याद रखेंगे। अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो द्वितीय शिलालेख में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों द्वितीय के साथ साथ आपका कुछ जो है आपका 13वें शिलालेख में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका द्वितीय रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पड़ोसी राज्य जो है आपके पड़ोसी राज्य किनका वर्णन मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, चोल। ठीक है, मैंने बताया था आपको चोल हो गया। ठीक है, चोल के साथ साथ जो है आपका पांड्य हो गया, पांड्य, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, सत्यपुत्र और चौथा क्या था, केरल पुत्र। ठीक है, केरल पुत्र। तो ध्यान रखेंगे ये पड़ोसी राज्यों का उल्लेख जो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, अशोक के द्वितीय शिलालेख से मिलता है। ठीक है, सीधे आपको जो है अलग से भी पूछ लिया जाएगा चोल, पांड्य या फिर सत्यपुत्र, केरल पुत्र, तो आपको ध्यान में रखना है अशोक के द्वितीय शिलालेख में इन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो द्वितीय शिलालेख है अशोक का, तो द्वितीय शिलालेख विशेष रूप से दोस्तों जन कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में जो है पड़ोसी राज्यों का नाम इसमें लेता है।
यह सिद्ध करता है कि सुदूर दक्षिण के ये राज्य जो है मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक सीमा से बाहर थे, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध थे इनसे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आपने आंसर करना है दोस्तों, परमार वंश के किस शासक ने नवसासांक की उपाधि ली थी। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है, चलिए आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। परमार वंश का बताना है कौन सा शासक था जिसने नवसासांक की उपाधि ली थी। सिंधुराज, राजा भोज, मुंज या फिर सियक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 86 का। परमार वंश का कौन सा शासक था दोस्तों जिसने नवसासांक यानी कि नया विक्रमादित्य, ठीक है, नवसासांक मीन्स नया, ठीक है, नया सासांक या विक्रमादित्य कह सकते हैं। ठीक है, नया विक्रमादित्य, ठीक है, नया विक्रमादित्य जो है ये उपाधि जो है किसने दोस्तों ये उपाधि ली थी। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 86 का आंसर। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर 86 का आंसर क्या हो जाएगा, परमार वंश के किस शासक ने नवसासांक की उपाधि ली थी, यानी कि नया विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, कौन था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधुराज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सिंधुराज कौन था दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंधुराज दोस्तों ये राजा भोज, आपने सुना होगा राजा भोज का नाम, तो राजा भोज के क्या थे, पिता थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राजा भोज के पिता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सिंधुराज। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में दोस्तों यहाँ पर आपको प्राचीन विश्वविद्यालय और स्थान दिए हैं जिसका आपने दोस्तों सही सुमेलित इनको करना है। चलिए आंसर कीजिए इसका। प्राचीन विश्वविद्यालय और स्थान, चलिए नालंदा कहाँ है बताइए। तो नालंदा आप जानते हैं कहाँ है, नालंदा बिहार में है, भागलपुर में। ठीक है, वल्लभी की बात करें तो वल्लभी कहाँ है, वल्लभी आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात यानी कि बी का दूसरा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहार, विक्रमशिला। और ओदंतपुरी जो है, ओदंतपुरी दोस्तों ये है आपका बिहार। ठीक है, तो बड़गांव बिहार, तो ये आपका कूट रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। जो बिहार वाले ऑप्शन है वहाँ पर आपको बड़गांव, भागलपुर और बिहार शरीफ दिया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला जो है नालंदा जो है इसमें आपको ध्यान रखने, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का, सॉरी ये कूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको मत करना आप। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर, क्योंकि आपका बिहार दिया है सब में ना, तो इसलिए भी कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नालंदा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नालंदा आपका बिहार, बड़गांव करेंगे इसको। ठीक है, पहले का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं ना, बिहार बड़गांव वगैरह ये पूछ देंगे तो ये इसमें आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार, बड़गांव। ठीक है, दूसरा देखिए वल्लभी, वल्लभी जो है आपका ये है गुजरात। ठीक है, वल्लभी गुजरात। ठीक है, दूसरे का दूसरा। तीसरा विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला है बिहार, भागलपुर में। ठीक है, यानी कि इसका तीसरा है। और ओदंतपुरी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बिहार, यानी कि बिहार शरीफ। ठीक है, तो इसका चौथा हो जाएगा। तो ये आपका क्रम रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको देखना है, भागलपुर, बिहार शरीफ और बड़गांव दिया है, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर आपके बिहार के साथ ही ऐड होंगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, बड़गांव, वल्लभी विश्वविद्यालय आपका गुजरात में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार, भागलपुर, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार, बिहार शरीफ। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय
किस शहर को स्वर्ण नगर कहा गया? चलिए आंसर कीजिए। मुल्तान को, देवल को, अरोर को, या फिर ब्राह्मणात को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 का आपको आंसर करना है दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आप जानती हैं दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसने जो है कब आक्रमण किया था? ठीक है, ये भी अब कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय किस शहर को स्वर्ण नगर कहा गया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखेंगे। 712 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो उस समय दोस्तों किसे जो है स्वर्ण नगर यानी कि सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया? तो सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया दोस्तों किसको? मुल्तान को। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुल्तान को क्या कहा गया? सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया यानी कि इसको क्या कहा गया? स्वर्ण नगर कहा गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे। 89 है दोस्तों, सिंध के इतिहास की जानकारी का मुख्य फारसी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, चचनामा, किताबुल हिंद, शाहनामा, या फिर अकबरनामा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 89 का सिंध के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत। ठीक है, सिंध के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर 89 का क्या हो जाएगा? करिए आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंध के इतिहास की जानकारी का मुख्य जो फारसी स्रोत है वो आपका चचनामा है दोस्तों। ठीक है, ये मूल रूप से दोस्तों किस में लिखा गया था? आपको पूछा जा सकता है। चचनामा जो है ये मूल रूप में, ध्यान रखेंगे, ये मूल रूप में जो है किस में लिखा गया है? मूल रूप में दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया है। आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा में दोस्तों इसको लिखा गया है। ठीक है, बाद में जो है इसका जो है फारसी अनुवाद किया गया था अली कूफी के द्वारा। ठीक है, इसका जो फारसी अनुवाद किया गया था, फारसी किसके द्वारा किया गया था? नाम आपको पूछा जा सकता है, अली कूफी। अली कूफी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अली कूफी ने जो है इसका जो है फिर क्या किया था? चचनामा का इसका फारसी अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाएगा तो मूल रूप से चचनामा जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया था इसको। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 आपको आंसर करना है। 90 में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को हराया था? चलिए आंसर कीजिए। नहपान, रुद्रदामन, जस्तन, या फिर भूमक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 90 का? बताइए। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को दोस्तों आपने अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था, हराया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 का? मैंने बताया था आपको, नहपान। ठीक है, नहपान को जो है हराया था दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मैंने बताया था आपको कि नाहपान के जो हैं इनके जो है नाहपान के सिक्के भी मिले हैं काफ़ी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नासिक से प्राप्त सिक्कों के ढेर में नाहपान के हजारों सिक्के मिले हैं, जिस पर गौतमीपुत्र ने अपना नाम दोबारा जो है क्या किया था, उसमें खुदवाया था। तो यहाँ पर नाहपान को याद रखेंगे। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को हराया था? तो नाहपान को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करेंगे। प्रथम अभिलेख जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो ये भी मैंने आपको कई बार करा रखा है। तो क्या हो जाएगा बताइए। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, प्रयाग प्रशस्ति, एहोल, और हाथी गुम्फा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 का भारत का वह प्रथम अभिलेख जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप से
लिखा गया है वो है दोस्तों आपका जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट रहेगा। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि भारत का वह प्रथम अभिलेख कौन सा है जो संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप से लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? चलिए, ये भी मैंने आपको बता रखा है, चलिए आंसर कीजिए। मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जेठक या श्रेष्ठिन, सार्थवाह, अग्रहार या फिर विष्टि। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को कहा जाता था दोस्तों जेठक या फिर श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मौर्योत्तर काल में श्रेणी के प्रमुख को जो है क्या कहा जाता था? जेठक या श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो सार्थवाह था दोस्तों, सार्थवाह ये दोस्तों क्या होता था? ये व्यापारिक काफिले होते थे। ठीक है, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो यात्रा के दौरान सुरक्षा और नेतृत्व प्रदान करता था, सार्थवाह। ठीक है, और श्रेणियों के बारे में आप जानते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, अग्रहार जो है दोस्तों, अग्रहार जो है ये जो है ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों को कहा जाता था। मैंने बताया था ना, अग्रहार ये क्या था? ये दोस्तों मौर्योत्तर काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव। ठीक है, दिए गए गांवों को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, अग्रहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, औरंगजेब के समय तारीख दिलकुशा की रचना करने वाले भीमसेन कायस्थ किस क्षेत्र के इतिहास के विशेषज्ञ थे? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, बंगाल या फिर कश्मीर। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के समय बताना है आपको, तारीख दिलकुशा की रचना करने वाले भीमसेन कायस्थ ये किस क्षेत्र के इतिहास के विशेषज्ञ थे? तो आपको बताना है दोस्तों। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलिए आंसर कीजिए इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण भारत यानी कि दक्कन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तारीख दिलकुशा, ठीक है, इसकी रचना किसने की आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी रचना किसने की? भीमसेन कायस्थ ने इसकी रचना की। ठीक है, और भीमसेन कायस्थ दोस्तों ये किस क्षेत्र के इतिहास के विशेषज्ञ थे? तो दक्षिण भारत के इतिहास के विशेषज्ञ थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, भीमसेन आप जानते हैं दोस्तों, भीमसेन ने जो है अपना अधिकांश जीवन जो है मुगल सेना के साथ दक्कन के अभियानों में बिताया था, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भीमसेन कायस्थ, और रचना भी याद रखेंगे, तारीख दिलकुशा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर दोस्तों वैदिक काल या वैदिक काल की जो नदियाँ हैं वो दी हैं, और यहाँ पर आपको उनका नाम जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए उनका आधुनिक नाम क्या है और वैदिक काल में उनका नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सही कूट आपको चयन करना है। 94 में सबसे पहले जो है प्रोशनी नदी है, जिसको हम क्या कहते थे, रावी नदी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, यानी कि जो आपका पहला है, ठीक है, इसका रावी हो जाएगा ए का। ठीक है, वितस्ता जो है ये इसको हम झेलम कहते थे। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी को रावी, वितस्ता को झेलम, ठीक है, अश्किनी को चेनाब और सदानीरा को गंडक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है आपके वैदिक काल के नाम हैं। ठीक है, और इनका जो आधुनिक नाम है वो आपका ये है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो है इन नदियों का जो है आधुनिक नाम क्या है, वैदिक काल में क्या नाम था, तो इसको ध्यान में रखना है। तो सही कूट यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही कूट हो जाएगा आपका 1 2 3 4 क्रम में है,
तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इनके वैदिक नाम और इनके आधुनिक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी बात करें दोस्तों पुरुषवी नदी की, तो ये आप जानते हैं कि जो पुरुषणी नदी है, इस नदी के तट पर जो है एक युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? दसराज्य युद्ध। ये पूछा जाता है दसराज्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है दसराज्य युद्ध। ठीक है, 10 राज्य युद्ध हुआ था दोस्तों, और जिसे हम 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। इसका आंसर करना है। 95 है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, विदिशा या फिर कौशाम्बी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 95 का। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? तो 95 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी उज्जैन थी दोस्तों। ठीक है, उन्होंने शकों को हराकर जो है पश्चिमी भारत यानी कि मालवा और गुजरात को गुप्त साम्राज्य में मिलाया और उज्जैन को सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया था। ठीक है, और कालिदास और अन्य नवरत्न उज्जैन दरबार से ही संबंधित माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों पहली, वो भी याद रखिए, इनकी जो मूल और प्रथम जो राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पूछा जाएगा आपको, प्रथम जो राजधानी थी इनकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। दूसरी कहाँ थी? उज्जैन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। इसका आंसर करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो है अशोक की शांतवादी नीति को किसने माना है? चलिए आंसर कीजिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में अशोक की शांतिवादी नीति को किसने माना है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक की शांतिवादी नीति को किसने माना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का? हेमचंद्र राय चौधरी, रोमिला थापर, हरप्रसाद शास्त्री या फिर डी कौशाम्बी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 96 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 96 का मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है अशोक की शांतवादी नीति को मानने वाले इतिहासकार हैं दोस्तों हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 97 है दोस्तों, पुरालेख शास्त्र के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति की खुदाई किसने की थी? ऑप्शन देखिए, हरिसेन, तिलभट्ट, रवि कीर्ति या फिर वीरसेन? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 का आपको बताना है, पुरालेख शास्त्र के अनुसार जो है प्रयाग प्रशस्ति की खुदाई जो है किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? प्रयाग प्रशस्ति की खुदाई की बात हो रही है, यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पुरालेख शास्त्र के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति की जो खुदाई है दोस्तों वो की थी, किसने की थी? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा तिलभट्ट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर खुदाई की बात करेंगे तो तिलभट्ट हो जाएगा। अगर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? रचना की थी दोस्तों हरिसेन ने। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 का आंसर करेंगे दोस्तों। कलचुरी वंश यानी कि जिसे चेदी वंश के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? कोकल प्रथम, गांगेय देव, लक्ष्मीकर्ण या फिर कीर्तिवर्मन? चलिए आंसर कीजिए। 98 का कलचुरी वंश या चेदी वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा कोकल प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का। ठीक है, कोकल प्रथम ने की थी, और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो इस वंश की जो नींव रखी थी कोकल प्रथम ने, कब रखी थी कलचुरी वंश की नींव? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी नींव रखी थी दोस्तों
कुकल प्रथम ने कब रखी थी? 845 ईस्वी में। ठीक है, 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की नींव रखी थी दोस्तों कुकल प्रथम ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चल अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 आपको आंसर करना है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किस प्रसिद्ध संस्कृत कवि का नाम कालिदास के साथ आता है? चलिए आंसर कीजिए। बाणभट्ट, भारवी, माघ या फिर दंडी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको आंसर करना है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किस संस्कृत कवि का नाम कालिदास के साथ आता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुलकेशिन द्वितीय कौन था दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। कौन था पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य शासक था। कौन था? चालुक्य शासक। ठीक है, चालुक्य शासक था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है किस संस्कृत कवि का नाम कालिदास के साथ आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारवी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ऐहोल अभिलेख आप सभी ने पढ़ा है। ऐहोल अभिलेख के रचयिता माने जाते हैं दोस्तों रवि कीर्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन माने जाते हैं? रवि कीर्त को माना जाता है। ऐहोल अभिलेख का रचयिता जो है किसको माना जाता है? ठीक है, रचयिता किसको माना जाता है ऐहोल अभिलेख का? तो ध्यान रखेंगे किसको माना जाता है? रवि कीर्ति। नाम याद रखेंगे, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको बताना है पल्लव शासकों को उनके शासनकाल के सही कालक्रम में लगाना है। यानी कि पल्लव वंश का सबसे पहले शासक कौन था, उसके बाद कौन था, ये आपको क्रम में लगाना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का? कौन सा हो जाएगा क्रम? 2 4 1 3, 2 1 4 3, 1 4 2 3 या फिर 4 2 3 1? चलिए आंसर कीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आपको जो है कालक्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3। तो 2 यानी कि सबसे पहले पल्लव शासकों में किसका नाम आता है? सिंह विष्णु का। ठीक है, सिंह विष्णु का आपको शासनकाल ध्यान में रखना है। इनका कालक्रम क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका था दोस्तों 575 से 600 ईस्वी तक। 575 से 600 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 2 के बाद चौथा है आपका सिंह विष्णु के बाद किसका क्रम आता है? यानी कि सिंह विष्णु के बाद किसने शासन किया? महेंद्र वर्मन ने। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन का आपको कालक्रम याद रखना है। इनका रहा 600 से आपका 600 से 630 ईस्वी तक इसका इनका शासनकाल रहा महेंद्र वर्मन का। इसके बाद चौथे के बाद फर्स्ट नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल रहा, जो इनका शासनकाल रहा, इनका रहा 630 से लेकर 668 तक। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और लास्ट में महेंद्र वर्मन द्वितीय, इनका जो रहा था दोस्तों शासनकाल, ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वितीय का, तो ध्यान रखेंगे इनका रहा था 668 से लेकर 670 तक। ठीक है, क्या रहा था? 668 से लेकर, ठीक है, 668 से लेकर 670 तक। ठीक है, तो इन चारों के दोस्तों आपको जो है कालक्रम भी याद रखना है, कब से कब तक शासन किया। जैसे सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु जो है इन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद महेंद्र वर्मन आए, उन्होंने 600 से लेकर 630 तक शासन किया। उसके बाद नरसिंह वर्मन आए प्रथम, 630 से लेकर 668 तक शासन किया। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आए, जिन्होंने 668 से लेकर 670 तक शासन किया। ठीक है, अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।